बजट को लेकर हर किसी की उम्मीदें होती है, हर किसी की चाहत होती है, लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं। आपकी हमारी उम्मीदों और सरकार की सीमाओं के बीच कहां संतुलन बैठाना चाहिए? सरकार को बजट में क्या कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि टैक्स पेयर्स को राहत मिल सके? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे इस खास एपिसोड में हमारे दो खास मेहमान हैं, शरद कोहली साहब और गौरी चड्ढा, और दोनों हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और दोनों को आप लंबे समय से हमारे टैक्स गुरु के शो में देखते हैं, जहां आपके सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन आज जो होगा वो बात होगी आपकी उम्मीदों को और सरकार की संभव ऐलानों के ऊपर। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इनकम टैक्स का दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है, 80C का दायरा बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, नए टैक्स रिजिम को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए कि पुराने टैक्स रिजिम को बेहतर बनाना चाहिए। इस एपिसोड में बात करें कुछ खास ऐसे मुद्दों को जो आमतौर पर बजट से पहले उठते हैं और इस बार भी उठ रहे हैं, और क्या उस पर वित्त मंत्री को करना चाहिए। इस पर चर्चा शुरू करें इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आम लोगों की उम्मीदें बजट से क्या हैं। मैं अपने वित्त मंत्री से यही चाहती हूँ कि वो इस बार ना इनकम की जगह ना एक्सपेंडिचर पे अगर वो टैक्स लगाए तो कैसा रहेगा। मेरी उनसे यही उम्मीद है कि हम लोग जो सेविंग करते हैं या हम जो भी थोड़ी बहुत छोटी छोटी सेविंग कर पाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे एक्सपेंडिचर पे टैक्स लगे इनकम की जगह। मैं उम्मीद करता हूँ वित्त मंत्री से जो आने वाला बजट है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस दी जाएँ, कुछ ऐसी सहायता दी जाए जो उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें। जैसे कि कोई जो टोल्स होते हैं उस पर उनको प्रिविलेज मिली जाए, कुछ पेंशन स्कीम निकाली जाए उनके लिए, कोई रेलवे के अंदर रिजर्वेशन की कोई स्कीम निकाली जाए टैक्स पेयर्स के लिए। तो मैं इस तरीके की कुछ उम्मीद करता हूँ जो इस आने वाले बजट में लाई जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि फिनांस मिनिस्टर जो है वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाए। इंडिया में इतने ज़्यादा डॉलर बिलियनियर हैं, इनफैक्ट मिलियनियर लगभग 7.5 लाख डॉलर मिलियनियर हैं। इन पे इनहेरिटेंस टैक्स लगानी चाहिए, जिसको हम डेथ ड्यूटी भी कहते हैं। गवर्नमेंट इनका एक मेजर पार्ट जनरेट कर सकती है, और इससे जो हमारे जैसे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के जो टैक्स पेयर्स हैं इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इन लोगों की बात सुन के तो ऐसा लगता है कि हम लोग जहाँ तक सोच पाते थे उससे आगे बढ़ के बिल्कुल, जिसको आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, कुछ इस तरह से विचार यहाँ पे आ रहे हैं। इसको लागू करना कितना मुमकिन होगा, हमारे साथ जो खास मेहमान उनसे पूछते हैं। कोहली साहब, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उससे तो काफ़ी अलग हट के इनकी डिमांड आई, वो काफ़ी हमें वाजिब लग रही पहली नज़र में। जैसे कि एक हमारे दर्शक ने कहा कि आमदनी पर टैक्स क्यों लगाते हैं, खर्च पर टैक्स लगाइए। आइडिया कैसा लगा आपको? आइडिया बहुत अच्छा है। मैं उन मोहतरमा को सुन रहा था जो बता रही थी इस बात को कि एक्सपेंडिचर पे लगाया जाए, पर एक्सपेंडिचर पे लगाने पे एक बहुत बड़ा तर्क आता है लक्ष्मण, कि जब आप खर्च करते हैं तो जीएसटी लगता है। अब वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब अगर आप उसके साथ कहीं जले पे नमक छिड़क दिया कि जीएसटी के साथ पता लगा चाहे छोटा ही हो एक्सपेंडिचर टैक्स भी लगने लग गया, तो दोनों को मर्ज भी नहीं किया जाता। वो वहाँ एक संवैधानिक मुझे लगता है कि दिक्कत है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को आप मर्ज करते हैं क्योंकि उसमें स्टेट्स का हिस्सेदारी होती है, तो कठिन लगता है। अच्छा है क्योंकि बहुत सारी सरदर्दियां एक्सपेंडिचर टैक्स लगने से खत्म हो जाती हैं। ये रिटर्न फाइल करना, ये एग्जेम्पशन, वो डिडक्शन, वो सब खत्म हो जाती हैं। आप जैसे जैसे खर्च करते जाए टैक्स लगा। और इसमें एक फायदा और है कि इसमें टैक्स इवेजन के चांस बहुत कम है। टैक्स इवेजन के चांस बहुत, क्योंकि आप जब खर्च करेंगे तो ये देखने की जरूरत नहीं कि आपने कितना कमाया है। अगर आप खर्च कर रहे हैं मतलब आप उतना तो कमा ही रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है गौरी, कि खर्च कर रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा, आमदनी भले कितनी हो, तो लोग बचत करने के प्रति ज्यादा आकर्षित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप खर्चे पे टैक्स लगा देंगे तो हर कोई जब खर्चने जाएगा तो 2 बार सोचेगा कि इसके पहले तो मैं खर्च रहा हूँ, जो चीज खरीद रहा हूँ उसकी कीमत मैं दे रहा हूँ, उसके ऊपर मैं टैक्स भी दे रहा हूँ। तो जो एसेंशियल आइटम्स है उस पर तो लोग खर्चेंगे ही क्योंकि वो जरूरी है, लेकिन जो लग्जरी आइटम्स है कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसकी सेल भी इफेक्ट होगी और सेविंग बढ़ेगी। लेकिन उससे फिर ये भी है कि जो मनी रोटेट होगा कंट्री में, जो गाड़ियों की सेल, घड़ियों की और ऐसी चीज़ों की, शायद इनकी सेल पे इफेक्ट होगा। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सरकार ये करेगी। आने वाले कुछ सालों तक तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि इतना बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन जिन्होंने भी ये सजेशन दी है, मैं कहना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छा उन्होंने सोचा है और काफ़ी दिमाग उन्होंने लगाया है इसके पीछे। तो ये सजेशन आइडिया अच्छा है, इस पर एक अच्छा खासा डिबेट किया जा सकता है, लोगों की राय ली जा सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत पहले जब ये सरकार आने वाली थी उससे पहले एक हल्के में ये आ रहा था कि इस तरह के चर्चा में ये बात आई थी कि एक्सपेंडिचर पर टैक्स क्यों न लगाया जाए। एक और बड़ा अच्छा सुझाव आया हमारे दर्शक का, इन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहिए। मुझे लगा कि बजट से पहले कहीं कहीं मैं देखा भी, रिपोर्टिंग भी हुई है कि शायद सरकार इस पर भी विचार करे। तो ये आइडिया हर बार बजट से पहले आता है।
तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है, क्यों सरकार इससे बच रही है? देखिए यहाँ लक्ष्मण, बात इनहेरिटेंट टैक्स नाम लिया जो अभी जो शख्स बोल रहे थे, मुझे लगता है वेल्थ टैक्स से इनका मतलब है। और पहले आपको याद होगा कुछ साल पहले वेल्थ टैक्स होता भी था, और क्योंकि इन्होंने जिक्र किया था वहां डॉलर मिलेनियर्स का और डॉलर बिलेनियर्स का, तो अभी एक रिपोर्ट आई थी ऑक्सफैम की, उसमें तो लक्ष्मण लिखा था कि देश की 1% जनता के पास देश की 40% वेल्थ है। ये भी सजेशन आया था कि अगर ये लोग 5% टैक्स दे दें, जो 100 बड़े मिलेनियर्स हैं, तो आपकी कई मिनिस्ट्री फाइनेंस हो सकती है। तो मुझे लगता है कि वेल्थ टैक्स एस्टेट ड्यूटी की जगह या इनहेरिटेंस टैक्स की जगह अगर वेल्थ टैक्स को दोबारा लाया जाए, क्योंकि होता क्या है कि इनकम पर टैक्स जब बनता है जब आप ट्रांजैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ के शेयर्स है, बल तो है नहीं, गलतफहमी मत रहिएगा। मेरे पास नहीं, आपका पता है। 100 करोड़ के शेयर्स हैं, अब मैं जब तक उन शेयर्स को बेचता नहीं हूं लक्ष्मण, मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल ये जो साहब जिन्होंने बोला, इनका यही था कि अगर आपके पास इतनी वेल्थ है तो वेल्थ होने पर ही कुछ ना कुछ टैक्स होना चाहिए, जिसको हम वेल्थ टैक्स पहले कहा करते थे। तो मुझे लग रहा है कुछ इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ टैक्स को मिला जुला के सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण देश के अमीरों पर बार बार उंगली उठती है कि इतने गरीब इतने अमीर, मुझे लगता है वहां पर कहीं राहत मिल सकती है। बिल्कुल। इसमें इनहेरिटेंस टैक्स में एक और मामला आता है कि सपोज करें कि मेरे पास कुछ संपत्ति है और मैं अपने बच्चे को दे रहा हूं, या फिर विरासत में मुझे कुछ संपत्ति मिल रही है जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, तो उसमें टैक्स क्यों ना दें हम? देखिए, उसको लॉ में जो विल से आपको जो भी एसेट्स आपको मिलते हैं, या घर मिला, गाड़ी, कुछ भी आपको मिला विल के तहत, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, आप एक लिमिट तक उसको एग्जेम्प्ट करिए, जैसे 1 करोड़ तक मिला तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन जहां हम 1 करोड़ के ऊपर, या जो भी लिमिट सरकार को सही लगे, उसके ऊपर जब हम इनहेरिट कर रहे हैं कुछ भी, तो उसके ऊपर शायद अगर टैक्स लगा देंगे तो काफी टैक्स कलेक्शन सरकार की बढ़ेगी, और इससे एक आम आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम लिमिट काफी हाई रख रहे हैं, जैसे 1 करोड़ या 5 करोड़, या जो भी सरकार को ठीक लगे। मतलब इससे आम लोगों को असर नहीं पड़ेगा, जो बड़े करोड़पति अरबपति उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। इसमें एक और चीज जो गौरी ने कहा भी कि अगर आप ये टैक्स लगाते हैं तो टैक्स का बोझ जो लोअर मिडिल क्लास पे है, या फिर मिडिल क्लास जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, उन पर कम हो जाएगा। तो ये भी लॉजिक हमें सही लग रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि जो टोटल टैक्स कलेक्शन है, अगर आपकी वो टोटल टैक्स कलेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है या जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है, तो बार बार जब हम टैक्स की राहत की बात करते हैं तो राहत में यही होता है कि भाई सरकार की एनुअल टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। तो अगर आपकी वो टैक्स कलेक्शन एक दूसरे सोर्स से आ रही है या एक नए स्रोत से आ रही है, तो लाजमी बात है कि जो लोअर मिडिल क्लास है या जो नीचे के टैक्स पेयर्स है उनको राहत दी जा सकती है। नहीं, लेकिन आप दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप हाँ या ना जवाब दीजिए। नहीं, मेरे हिसाब से तो वेल्थ टैक्स लगना चाहिए। जिस टाइम ये हटा था उस टाइम हटना ठीक था, पर अब उस समय और आज की परिस्थिति में मुझे लगता है बहुत फर्क है, क्योंकि ये जो लक्ष्मण अमीरी और गरीबी का डिवाइड है ना, ये बहुत बड़ा हो चुका है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि वेल्थ टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। लेकिन इससे इन्वेस्टमेंट पर असर नहीं पड़ेगा गौरी? देखिए, जब वेल्थ टैक्स हटा था उस टाइम पे मुझे याद है हमारे शेयर बाजार को बड़ा पसंद आया था कि वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो गया और शेयर बाजार में काफी तेजी देखने को मिली थी। तो उस वक्त जैसे अभी शरद जी ने कहा, ये हटना ठीक था। लेकिन अब मुझे भी लगता है कि वेल्थ टैक्स होना चाहिए, और जो बाकी इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उसको रैशनलाइज कर देना चाहिए, उसमें थोड़ा सा रेट कम कर देना चाहिए। जैसे जिनकी 10 लाख तक इनकम है उनके ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो कम होना चाहिए। तो अगर वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो क्योंकि ये जो टैक्स है ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, तो रिच के ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, तो आई थिंक वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और लक्ष्मण, अगर शेयर मार्केट की बात करें गौरी ने, तो शेयर मार्केट का अगर आपको इफेक्ट न्यूट्रलाइज करना, मान लीजिए ये आ जाता है वेल्थ टैक्स और शेयर मार्केट हिलती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दीजिए। मुझे लग रहा है वो कॉर्पोरेट टैक्स सरकार ने कम कर ही दिया ठीक ठाक। हाँ, पर अगर आपको वो शेयर मार्केट को झटका नहीं देना है, तो वो दोनों एक दूसरे को ऑफसेट करते हैं। हालांकि इन्होंने शेयर मार्केट की बात की, आपने भी की, तो मुझे याद आ गया कैपिटल गेन्स टैक्स, जिसको लेकर शेयर बाजार बहुत दिनों से इस पर चर्चा चल भी रही है। इस पर मैं चर्चा करूंगा शो में आगे, लेकिन इससे पहले एक और सुझाव जो आया था हमारे दर्शक की तरफ से, हम लोग भूल जाएं, उस पर भी चर्चा कर लें। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर्स को इंसेंटिव दीजिए ताकि वो टैक्स चुकाने के लिए आगे आए। ये भी आपको याद होगा कि जब इनकम टैक्स में सुधार को लेकर सिफारिशें आई थी, तो इसमें भी कमेटी ने कहा है कि आप उनको कुछ इंसेंटिवाइज करेंगे, कहीं प्रायोरिटी देंगे, तो हो सकता है कि लोग ज़्यादा आगे आएंगे। तो ये भी सुझाव हमें लगता है गौरी ठीक रहेगा।
बिल्कुल, देखिए अभी भी हम देखें तो हमारी सरकार उसी लाइंस पे चल रही है। एक सर्टिफिकेट अभी भी दिया जाता है अगर आप अच्छा खासा टैक्स लेकिन पे करते सर्टिफिकेट हैं। को मोनेटाइज नहीं कर सकते बिल्कुल, उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, लेकिन वो एक होता है ना, एक स्टेटस की बात है कि मैंने इतना टैक्स पे किया, मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्टिफिकेट दिया कि मैंने इतना टैक्स पे किया है। तो अगर कहीं ना कहीं इसको कुछ और बेनिफिट्स दे दिए जाएं, जैसे किसी चीज में प्रिविलेज दे दिया जाए, कहीं कंसेशन दे दिया जाए या ऐसा कुछ दे दिया जाए, तो डेफिनेटली और लोग आगे आएंगे और लोग टैक्स पे करेंगे, और बहुत अच्छा, जिसमें सरकार का शायद कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर वो आपको प्रायोरिटी दे रही है किसी जगह, तो उसमें सरकार का कोई मॉनेटरी लॉस बिल्कुल, नहीं यही है। मैं जानना चाह रहा था, कुछ ऐसे प्रिविलेज कोहली साहब जिसमें सरकार को कोई नुकसान ना हो लेकिन टैक्स पेयर्स को फायदा हो, क्या दिए जा सकते हैं? मुझे एक टैक्स पेयर ने कहा, लक्ष्मण, के पहले बात हुई थी कि प्रधानमंत्री जी के साथ चाय वाय पीने को मिल जाए तो सेल्फी लेने की बात तो हो। सेल्फी लेने की, बट 1.5 करोड़ लोग असल में टैक्स देते हैं। मैंने कहा भाई 1.5 करोड़ लोग अगर प्रधानमंत्री जी चाय पिलाने बैठ गए तो मुझे लगता है सारे साल वो यही करते रहेंगे। तो मुझे लगता है रेलवे रिजर्वेशन में प्रेफरेंस है। अभी जिन साहब ने बोला कि उनके ऊपर टोल नहीं लगना चाहिए, बच्चों के एडमिशन का है, या एक पेंशन स्कीम बहुत अच्छा सलाह दी कि जो लोग टैक्स देते हैं उनको कुछ ना कुछ पेंशन, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, क्योंकि 130-40 करोड़ लोग हम हैं, उसमें से लक्ष्मण कुल 1.5 करोड़ लोग असल में टैक्स देते हैं। रिटर्न भले ही 7 करोड़ के आसपास फाइल होती है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पर अगर फायदा मिले तो ये संख्या बढ़ सकती है। ये संख्या बढ़ सकती है। तो ये कुछ सुझाव हैं जो दर्शकों की तरफ से आए, और हमारे गेस्ट ने भी कहा कि इस तरह के सुझाव पर अमल कर सकते हैं। हाँ, कुछ उसमें आप कंडीशन लगा दीजिए ताकि वो ज़्यादा प्रासंगिक सुझाव हो। बाकी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर टैक्स को लेकर के बजट से पहले चर्चा चल रही है, जिसमें शेयर बाजार के निवेशक जो हैं LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट वाला भी टैक्स की उम्मीदें लगा बैठे हैं। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर किस रूप में किस तरह के टैक्स छूट दिए जाए ताकि आम लोगों को राहत मिले। लेकिन इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने से पहले लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।